फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 9th का हम लोग साइंस देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। वर्क एंड एनर्जी चैप्टर जो है चैप्टर 11। तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसके पहले मैं कुछ बेसिक फंडा बता दे रहा हूँ वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में, ताकि आपको क्वेश्चन बनाते वक्त अगर आप बुक रीड किए होइएगा अच्छे से तो ठीक है, नहीं भी किए होइएगा तो अगर ओवरऑल थोड़ा बहुत आपको पता होगा, जैसे क्लास अटेंड किया होगा या कहीं से थोड़ा बहुत पता होगा, तो आप क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले बेसिक आपको बातें बता दूं कि क्या क्या होता है, उसके बाद हम चलिए शुरू करेंगे। एक नया पेज ले लेता हूँ। क्लियर। तो इसमें सबसे पहले 3 टर्म है। एक है वर्क, एक है एनर्जी, एक है पावर। वर्क होता क्या है? वर्क होता है, कभी भी वर्क हो, काम होने के लिए, साइंस के डेफिनेशन में काम होने के लिए 2 कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। पहला है फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई, और दूसरा जिस डायरेक्शन में, जैसे एक ब्लॉक रखा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स आप लगा रहे हो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होने चाहिए। जैसे ये ब्लॉक है, इसको आप इधर से धक्का दे रहे हो और इसने यहाँ की जगह पे यहाँ आ गया, तो इसको हम बोलेंगे वर्क बोलेंगे। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन वही होना चाहिए। जैसे क्या होता है, जैसे एक यहाँ से ब्लॉक है, या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन सेम लाइन में होना चाहिए। ऐसा नहीं, जैसे एग्जांपल लेते हैं, वर्क डन क्या, वर्क का डेफिनेशन क्या होता है? फोर्स होना चाहिए, 2 कंडीशन होना चाहिए, फोर्स अप्लाई होना चाहिए और सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं आप बोल सकते कि जैसे मान लो ये ब्लॉक है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब हम बोलेंगे ग्रेविटेशन कितना वर्क डन कर रहा है। ग्रेविटेशन के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कितना वर्क डन हो रहा है? भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? इधर हो रहा है। तो क्या वर्क डन होगा? नहीं भाई, वर्क डन 0 होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट उसका 90 डिग्री पर हो रहा है। क्लियर है ना? तो हमें वर्क करने के लिए हमें 2 कंडीशन में फुलफिल होना चाहिए, दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, तभी हम क्या बोलते हैं? तभी हम बोलते हैं कि चलो हमारा काम हुआ है। एक है फोर्स अप्लाई होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए डायरेक्शन मेंटेन होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होना चाहिए। सेकेंड है वर्क तो हो गया, सॉरी, एनर्जी। एनर्जी का मतलब सिंपल है कैपेबिलिटी टू डूइंग वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग। भाई जितनी आपके पास एनर्जी होगी उतनी ही कैपेबिलिटी होगी ना काम करने की। मतलब एनर्जी आपके पास थोड़ा है, आप बहुत ज़्यादा काम थोड़ी कर दोगे। तो यानी जो यूनिट होता है, इसलिए दोनों का यूनिट हमेशा सेम होता है। वर्क का यूनिट भी जूल होता है और जो एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है। इसका सिंपल मतलब है भाई, आपके पास 1 जूल एनर्जी है तो 1 जूल आप काम करोगे। ध्यान देना, आपके पास 1 जूल ऑफ एनर्जी है तो 1 जूल ऑफ यूनिट काम करोगे। सिंपल है। तो हमने देख लिया, एनर्जी देख लिया, वर्क देख लिया, एनर्जी देख लिया, फोर्स के बारे में ही पता है। उसके अलावा होता है पावर। पावर का सिंपल मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क। भाई किस रेट से आप काम कर रहे हो, जल्दी जल्दी कर रहे हो या स्लो कर रहे हो। अगर पावर आपका ज़्यादा है, इसका मतलब बहुत तेज़ी से काम कर रहे हो। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या होता है? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क कितना काम कर रहे हो पर यूनिट टाइम, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल, टाइम का सेकंड, तो इसका यूनिट क्या होगा? जूल सेकंड माइनस 1, इसको हम वॉट भी बोलते हैं। क्लियर है ना? क्लियर। अब चले, अब क्वेश्चन आंसर पे चले हम सीधा। पहला क्वेश्चन है, सिंपल है, जो हमारा अभी तक हम जो डिस्कस किए उसी पे बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, यानी फोर्स अप्लाई कर रहे हो 7 न्यूटन किसी ऑब्जेक्ट पे, यानी आप इस ऑब्जेक्ट पे धक्का दे रहे हो, फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हो? 7 न्यूटन का। और डिस्प्लेसमेंट, धक्का देने के कारण, आपके फोर्स अप्लाई करने के कारण, मैं ये नहीं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ग्रेविटेशन कितना फोर्स कर रहा है, नहीं,
यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आपके फोर्स लगाने के कारण डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का कितना हुआ 8 मीटर। और डायरेक्शन कौन सा है भाई, जिधर आप फोर्स लगा रहे हो ना, यानी आपके कारण ही डिस्प्लेस हुआ ये बॉडी, यहाँ से यहाँ आ गया, कितना डिस्प्लेस होके आ गया, 8 मीटर आगे आ गया। क्लियर है। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन ऑफ इन दिस केस। वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन सेम है ना, हमें ये बहुत फोकस करना है क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन में उलझा देगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हुआ रहता है और फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगा रहता है, जैसे हमें काफ़ी कन्फ्यूज कर देगा कभी कभी। हमें इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूज कर सकता है, कैसे बोलेगा कि इस जो ब्लॉक है ये डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में कर रहा है, लेकिन इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है कौन, ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो ये फोर्स अप्लाई अगर ग्रेविटेशन करेगा तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुआ है। तो इसको सिंपल हम लिख देंगे, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी, एफ इंटू कितना, एस हम बोलते हैं या डी कभी कभी बोलते हैं, वर्क डन इक्वल टू एफ फोर्स इंटू एस। तो फोर्स कितना, 7 न्यूटन इंटू 8 मीटर। तो न्यूटन मीटर को हम क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। न्यूटन यानी फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स भी आपको पता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर पर यूनिट एरिया होता है, प्रेशर पर यूनिट एरिया, ये भी आपको पता ही है। चलिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे जो अंदर के सारे क्वेश्चन है ना, वो सारे डिस्कस करेंगे, जो बुक के अंदर का बहुत सारा आपको क्वेश्चन होता है। जैसे ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 148 में, जो फिगर 11.3 दिया ना उस पे क्वेश्चन है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू वी से द वर्क इज डन। अब जो नेक्स्ट पेज है 149 पेज है, उस पे क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन है। उसमें इस पेज में टोटल क्वेश्चन है 4, इस जो 149 पेज है इसमें टोटल 4 क्वेश्चन है, क्योंकि ये सब बुक के अंदर का है। तो आपसे पूछा जा रहा है सिंपल, आप कब बोलोगे कि काम हुआ है। सिंपल 2 कंडीशन है मेंटेन होना चाहिए। पहला, फोर्स अप्लाई होना चाहिए किसी बॉडी पे, और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ है उस डायरेक्शन में, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे, जैसे मान लो एक गाड़ी चल रही है, सिंपल एक गाड़ी चल रही है, यहाँ पे एक गाड़ी है चल रही है, तो आप 2 चीज़ पे कर सकते हैं। एक तो फोर्स अप्लाई करके इसको और स्पीड इसका बढ़ा सकते थे, ठीक है ना, तो यानी यहाँ भी वर्क डन होता। क्लियर। अगर एक और कंडीशन हो सकता था कि आप उल्टा फोर्स लगा के इसके स्पीड को धीमा कर सकते थे। इसका स्पीड जो था पहले 5 मीटर पर सेकंड था, अब आप इतने स्पीड कर लिया 4 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे भी वर्क डन हुआ। लेकिन वर्क डन यहाँ पे किस डायरेक्शन में हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में हुआ है। क्लियर है ना। तो फोर्स दोनों डायरेक्शन में लग सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल का, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा हॉरिजॉन्टल ही होना चाहिए। क्लियर है। तो दोनों कंडीशन कौन कौन मेंटेन होगा आपको पता है, सिंपल, फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कॉज्ड बाय द अप्लाइड फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। क्लियर है ना, दोनों हमने बता दिया। नेक्स्ट है, राइट एन एक्सप्रेशन for the work done when a force is acting on an object in the direction of its displacement। भाई ये एक्सप्रेशन हमने तो बिना ये स्टार्ट करने से पहले ही हम डिस्कस कर लिए थे। फोर्स इंटू एस इक्वल टू होता है वर्क डन। क्लियर है ना, फोर्स इंटू एस। तो फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेस फोर्स। जैसे आप किसी को बिना फोर्स लगाए किसी बॉडी को कैसे, जैसे एक पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ है, बिना फोर्स लगाए आप कैसे इसको डिस्प्लेस कर सकते हो। तो फोर्स डिस्प्लेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस एस। कितना डिस्टेंस है, एस। मतलब आप इस बॉडी को धक्का लगा के यहाँ से यहाँ कर दिए, थ्रू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। उस डायरेक्शन जिधर आप लगा रहे हो उधर डिस्प्लेस हुआ है। तो वर्क डन कितना हुआ,
किसी बॉडी का वर्क डन हुआ, आपके द्वारा काम कितना किया, आपके द्वारा, क्योंकि फोर्स कौन लगाया, आप लगाए हो। अगर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो वर्क डन किसके द्वारा किया जाता है, ग्रेविटेशन के द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा काम किया गया। तो वर्क डन आपके द्वारा, काम किया गया आपके द्वारा, क्योंकि आपका फोर्स था, आपके फोर्स ने इस बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया, इसने आप कितना काम किए, वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस। क्लियर। 149 पेज का ही थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। सिंपल है, 1 जूल ऑफ वर्क का मतलब है आपने 1 न्यूटन ऑफ फोर्स लगाया और उस बॉडी को 1 मीटर डिस्प्लेस कर दिया। ध्यान देना क्या था, क्योंकि हमें पता है यूनिट के बारे में, हमें पता है यूनिट क्या था, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या था, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर। तो 1 न्यूटन फोर्स लगा के 1 मीटर डिस्प्लेस किया बॉडी का, तो उसका यूनिट होगा जूल, 1 जूल ऑफ एनर्जी, यानी 1 जूल ऑफ, आपने 1 जूल काम किया। और इससे हम एक और स्टेप बढ़ सकते हैं, तो बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास एनर्जी ही 1 जूल थी, तभी तो मैंने 1 जूल ऑफ वर्क काम किया। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, ए पेयर ऑफ बुलॉक एक्जर्ट, जो बैल नहीं होता है और जो हल नहीं जोतते हैं, बैल को बांध के ऐसे होता है हल, कुछ ऐसे होता है, और यहाँ पे 2 बैल बंधा होता है और यहाँ पे पकड़े रहते हैं, जिससे ये क्या करता है, ये नहीं उल्टा तो नहीं, हाँ सही है, सही डायरेक्शन है, ये उल्टा ये खेत को गड्ढा करते जाता है। तो ए पेयर ऑफ बुलॉक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ इतना 140 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, क्लियर है, ऑन ए प्लाव, इस पे लगा रहा है, इस पे कितना, तो जब ये इस पे लगा रहा है तो ये टोटल अपने आप पे कितना लगा रहा है, 140 न्यूटन। और फील्ड कितना प्लाव हो गया, कितना खेत जोता गया है, कितना, 15 मीटर। तो इस पे तो वर्क डन किसके द्वारा काम किया गया, इसके द्वारा कितना काम किया गया, क्योंकि यही तो फोर्स लगा रहा है और यही डिस्प्लेस कर रहा है। तो फोर्स कितना है, 140 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 15 मीटर। क्लियर है ना। तो ये दोनों काम किया गया, एक्चुअली काम इसके द्वारा किया गया, दोनों बैल के द्वारा, जो होते हैं बैल लगे होते हैं यहाँ पे, जो ऑक्स बोलते हैं, ऑक्स लगे होते हैं, तो इनके द्वारा काम कितना किया गया, क्योंकि इसने 140 न्यूटन फोर्स लगाया था और 15 मीटर डिस्प्लेस कर दिया इसको। पहले ये वाला यहाँ पे था, अभी ये वाला यहाँ पे है, तो 140 न्यूटन इंटू 15 मीटर, जोड़ लो, जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो अब जो होता है 152 वाले पेज में क्वेश्चन आ जाते हैं, 152 वाले पेज, क्योंकि हम यहाँ पे अभी अंदर वाला कर रहे हैं ना, बुक के अंदर का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो 142 पेज में क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है टोटल, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, एक से देख ले रहे हैं, हाँ 3 क्वेश्चन है। एक व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और एक उस पर न्यूमेरिकल्स है। तो काइनेटिक एनर्जी का सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, एनर्जी का मतलब क्या था, एनर्जी का मतलब था कैपेबिलिटी टू वर्क, मतलब कि जितनी कैपेबिलिटी है आपको काम करने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये दौड़ रहा है, तो क्या करता है, ये अपने में एनर्जी क्रिएट कर लेता है, एनर्जी जनरेट कर लेता है। एनर्जी जनरेट किया किससे, ड्यू टू मोशन। अगर एनर्जी जनरेट किया इसका मतलब इतना फिर काम कर सकता है, वर्क डन कर सकता है। क्लियर है ना। तो एनर्जी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी इज एन एनर्जी पोसेसेस बाय ए बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, मोशन के कारण मिलता है। एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे ही उसमें वेलोसिटी आई तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ए बॉडी यूजेज काइनेटिक एनर्जी टू डू वर्क। क्लियर है। हम देखते हैं जो बॉलर बॉल फेंकने आते हैं दूर से दौड़ के, तो यानी अपने अंदर वो क्या कर लिए, क्योंकि वेलोसिटी उनकी ज़्यादा रहती है, तो अपने अंदर क्या कर लिए, काइनेटिक एनर्जी जनरेट कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। इसका मतलब ज़्यादा फोर्स अप्लाई करके बॉल को फेंक सकते हैं। सिंपल आप खड़े रह के फेंकोगे तो ज़्यादा स्पीड से नहीं फेंका जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी
जैसे काइनेटिक एनर्जी से यहाँ पे एग्जांपल दिया जा सकता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि उसमें मोशन होता है ना, विंड, जिसके कारण विंड मिल्स वगैरह चलता है। या सिंपल है, आप दौड़ के आके किसी चीज़ को धक्का दोगे तो एनर्जी जनरेट करोगे। सिंपल है, यहाँ पे किसी चीज़ को ऐसे ही बहुत सारा चीज़ होता है। तो इसका फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला आता है क्या? हाँ, फॉर्मूला इसका होता है कि ½ mv²। आप बताओगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये एक्सप्रेशन कैसे आया है वो भी मैं बता दूंगा एक वीडियो में, नई वीडियो में। तो उस वीडियो में जो एक्सप्रेशन जो आपको डिराइव करना है ना वो बता दूंगा, लेकिन आपको बताना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि इसके लिए फिर मुझे चैप्टर को डिस्कस करना होगा। एटलीस्ट उसका न्यूमेरिकल जो डेरिवेशन होता है वो मैं बता दूंगा, जैसे ½ mv², जो होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन जो आपको समझ में नहीं आते तो आप बताओ तो मैं डिराइव कर दूंगा। क्लियर है? नहीं बताओगे तो फिर यही सही है, नहीं बताओगे इसका मतलब मुझे लगेगा कि आपको आता है डेरिवेशन। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है? E=½ mv²। क्योंकि एनर्जी बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक, इन दोनों को मिला के हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सन एनर्जी, आपको पता ही है, केमिकल एनर्जी और भी बहुत एनर्जी होती है। तो किसी ऑब्जेक्ट का मास अगर m है और वो वेलोसिटी v के साथ मूव करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? यानी एक चीज़ तो आप समझ रहे हो कि जिसका ज़्यादा वेलोसिटी उसके ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जिसके ज़्यादा मास उसके भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा यूनिट कितना होता है? एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ये तो आपको पता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी में है, तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आप पे क्वेश्चन आ जाएगा, किस पे बेस्ड है? न्यूमेरिकल पे बेस्ड है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। कोई ऑब्जेक्ट मास है, उसका काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी दिया है 25 जूल, उसके वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो आपको बताना है कि आपको ये सिंपल दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है कि एक काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल और इसका वेलोसिटी दिया है 5 मीटर पर सेकेंड और मास हमें नहीं पता है। तो आपको बताना है अगर ऐसा हो तो यहाँ से आप मास निकाल लोगे ना, मास नहीं निकालोगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है ½ mv²। तो मास कैसे निकालोगे? v के जगह पे रख दो ये, तो ये क्या हो जाएगा 25 और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दिया है 25, तो 25 इंटू ये 2 इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 2 क्या होगा 50 और 50 और डिवाइडेड बाई 25, इधर वाला 25 नहीं आ जाएगा क्योंकि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 इक्वल टू m। तो m कितना आ गया? यानी मास आया 2 kg, आया ना? तो मास आया 2 kg। तो दूसरा क्वेश्चन है कि अगर मास 2 kg है, यहाँ से मास 2 kg हमने निकाल लिया पहले से। अब बताना है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी को डबल कर दोगे। सिंपल है भाई, हाफ वेलोसिटी को डबल कर दो ना तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m क्या है 2 kg, वेलोसिटी अब क्या हो जाएगा? पहले 5 था अब 10 कर दो, यहाँ से नहीं निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम है? यहाँ से ये कट जाएगा, सिंपल है 10 का स्क्वायर 100। अब नेक्स्ट है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी अगर वेलोसिटी को 3 गुना कर दो भाई, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv²। v को 3 गुना 5 दे 15 कर दो, तो मैं m के जगह 2 kg तो 15 को स्क्वायर करोगे तो 225 आ गया ना, कोई प्रॉब्लम है? अब जो चैप्टर अंदर है 146 पेज पे है, 156। इस पे टोटल 4 क्वेश्चन है। सबसे पहले पावर तो सबसे पहले मैं बता चुका हूँ आपको सब स्टार्टिंग में ही। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। सिंपल है कि कितना काम करोगे भाई, जितनी एनर्जी है। इसका मतलब कि आपके पास जितनी एनर्जी है, एनर्जी का मतलब होता है कैपेबिलिटी ऑफ वर्क, कितना काम कर सकते हो। इसका मतलब सिंपल मतलब है कि एनर्जी कितना ट्रांसफ़र करोगे। इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, देखते हैं कैसे होता है। जैसे मान लो भाई आप एक ब्लॉक को धक्का दे रहे हो तो आपके पास जितनी एनर्जी है आपने कुछ एनर्जी इसको ट्रांसफ़र किया है
कब ट्रांसफ़र होगा? जब ए ब्लॉक आपसे खिसकेगा। अगर नहीं ब्लॉक मेरे से नहीं खिसका तो क्या आपका एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं। तो फिर आप बोलते हो कि यार जब मेरे से कोई धक्का लग किसी चीज़ पे, मैं जैसे आप दीवार पे धक्का लगा रहे हो तो दीवार खिसकता नहीं, तो आपका एनर्जी ट्रांसफ़र होता कैसे? भाई आपका एनर्जी, फिर आप थक जाते हो ना, कैसे थकते हो? क्योंकि आपका एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ है किस फॉर्म में? आपका एनर्जी हीट एनर्जी के ट्रांसफॉर्म में हुआ है, जिसके कारण आपका पसीना निकल रहा है। समझ रहे हो ना, सब कुछ कितना रिलेटेड है। तो पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट कभी होता है, कभी भी हम किसी के नीचे टाइम देते हैं तो रेट का मतलब वही बनता है। या रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, भाई आपके पास एनर्जी रहेगा तब ना ट्रांसफ़र करोगे। यानी आप किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो या कोई काम कर रहे हो तो आप अपना एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हो, मतलब मैं अपना एनर्जी इस ब्लॉक को दे रहा हूँ। क्लियर है ना? इफ़ W इज़ अ अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टाइम, मतलब W क्या है? वर्क डन है, टाइम T है, तो पावर क्या होगा? पावर होगा वर्क डन अपॉन टाइम, तो यानी एनर्जी ट्रांसफ़र अपॉन टाइम। तो इसको क्या बोलते हैं? W अपॉन T, इसको वाट बोलते हैं। तो यानी वर्क डन का क्या होता है? जूल अपॉन टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो जूल सेकेंड -1 को हम वाट भी बोल सकते हैं। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इसका है, ये तो हमने देखा है कि डिफाइन 1 वाट एनर्जी का, 1 वाट ऑफ पावर का मतलब होता है ये बॉडी सेड टू बी पावर ऑफ 1 वाट। इसका मतलब है कि उसने 1 जूल काम किया है 1 सेकेंड में। यानी ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसने 1 जूल अपना एनर्जी ट्रांसफ़र किया है 1 सेकेंड में। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है 10 सेकेंड में। तो पावर क्या है? सिंपल है, पावर इक्वल टू होता है वर्क डन, या हम बोल सकते हैं वर्क डन के जगह बोलते हैं एनर्जी ट्रांसफ़र। क्लियर है? तो वर्क डन को हम सिंपल बोलते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र। तो वर्क डन इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफ़र होता है ना, तो एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहा है? 1000 जूल। इसका मतलब एनर्जी इसने ट्रांसफ़र कहाँ से किया है? भाई उसके पास जो एनर्जी था लैम्प के पास, उसने कंज्यूम करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है ना? उसके पास अपना एनर्जी था, उसने इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी लिया, उस एनर्जी को कंज्यूम करके कहाँ पे भेज दिया? हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया, जो हमें, जिसके कारण लाइट हमें दिख पाता है, हमारा घर अंधेरा नहीं रहता। क्लियर? तो पावर क्या होता है? 1000 अपॉन 10 इक्वल टू 100 जूल। 1 0 से 1 0 किया तो 100 जूल सेकेंड, इसको हम 100 वॉट भी बोलते हैं। क्लियर? तो हमारा एक और क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर वाला, डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर का मतलब सिंपल है कि a body can do different amount of work in different time interval, hence it's better to define average power, and average power is obtained by dividing the total amount of work done, कितना पूरे दिन में कितना काम किए और टोटल टाइम कितना लगा, इसको हम एवरेज पावर बोल देंगे। ऐसा तो नहीं पूरे दिन हम मेहनत वाला ही काम कर रहे हैं, नहीं भाई, कुछ देर में इधर उधर भी चल रहा हूँ, कुछ मैं क्रिकेट भी खेल रहा हूँ, जो कि कुछ देर में कुछ और कर रहा हूँ। क्लियर है ना? तो टोटल वर्क डन और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये चैप्टर का पहला वीडियो हमारा एंड होता है। इसमें हमने क्वेश्चन किया जो चैप्टर के अंदर के क्वेश्चन हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट अभी 2 वीडियो में आएगा, और पहले वीडियो में हम ऑलमोस्ट 12 to 13 क्वेश्चन करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 9 to 10 क्वेश्चन जो है वो करेंगे, क्योंकि टोटल 21 क्वेश्चन है। और तो हमारा अंदर का ख़त्म हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, और क्योंकि इसमें एडिशनल एक्सरसाइज इस चैप्टर में नहीं है। तो चलिए, थैंक यू सो मच।